चलिए, स्वागत है बच्चे सबों का। जल्दी से जुड़िए आप लोग। और आज के वॉल्यूम 4 का जो है सेकंड सेट मैं शुरू कर रहा हूं। आप सभी बच्चों से आग्रह है कि फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, लाजवाब प्रश्न बच्चे। मैंने बार बार आपको कहा है कि ये जितने भी आपका क्वेश्चन है इस सेट में, आपको वॉल्यूम 4 में, वो लाजवाब प्रश्न है बच्चे। सब हम लोगों ने, पूरी टीम जो है रुक्मिणी प्रकाशन की, उसने एक बृहद तरीके से रिसर्च करके तब डाला है प्रश्न को। तो बहुत बेजोड़ प्रश्न है बच्चे। यहाँ देखिए, मेंडल के दूसरे नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम को दर्शाया जाता है। देखिए बच्चे क्या कह रहा है। सबसे पहले यह जानना पड़ेगा आपको कि मेंडल ने कितने नियम दिए। तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे। ध्यान में रखिएगा, मेंडल ने 3 नियम दिए। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि मेंडल ने कितने नियम दिए। मेंडल ने 3 नियम दिए। कौन कौन नियम? 3 नियम दिए। ठीक है, ध्यान में रखिए बच्चे, 3 नियम दिए। कौन कौन? तो सबसे पहला नियम दिया आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम बच्चे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं इंग्लिश में। ये दिया इन्होंने। उसके बाद सेकेंड नियम की बात करें तो इन्होंने दिया क्या बच्चे? तो स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो स्वतंत्र अव्यूहन का नियम दिया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया बच्चे। और ठीक है, आपको स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं इसको। और अंत में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। और अंत में तीसरा नंबर मैंने क्या कहा? पृथक्करण का नियम दिया, पृथक्करण का नियम दिया। ये 3 नियम मुख्य रूप से मेंडल ने दिए थे बच्चे। ध्यान में रखिएगा, पहला प्रभाविता का नियम, यानी पहले जेनरेशन में आपको 100% क्या होगा? तो बच्चे 100% जो है वह, ठीक है, अपना डोमिनेंट फैक्टर को शो करेगा। जैसे मान लीजिए टॉल और ड्वार्फ में अगर क्रॉस कराएंगे तो F1 जेनरेशन में केवल और केवल टॉल, ठीक है, पौधे ही प्राप्त होंगे। लेकिन F2 जेनरेशन में देखिएगा कि आपको क्या होगा? तो ये अपने आप, मतलब क्या कर रहे हैं? ठीक है, आपको फ्री छोड़ दिए हैं इसको। ठीक है, स्वतंत्र रूप से, ठीक है, स्वतंत्र रूप से हमने क्या किया? इसको परागण करने दिया, स्वतंत्र परागण करने दिया। तो क्या होगा? तो आपको याद होगा मैंने बताया है 3:1 में 3 आपको टॉल और 1 जो है वो ड्वार्फ प्राप्त होगा। यहां देखिए ड्वार्फ प्राप्त होगा, यानी अब यहां पर टॉल और ड्वार्फ जो है अपने आप को अलग कर रहा है बच्चे। ठीक है, यहां पर इसी क्रॉस को हम लोग कौन सा क्रॉस बोलते हैं? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। मतलब क्या हुआ? टॉल और ड्वार्फ अपने आप को भिन्न कर ले रहा है। ठीक है, इस क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं बच्चे। तो ये किसमें हुआ? तो बच्चे ये डी हाइब्रिड क्रॉस में होगा। डी हाइब्रिड क्रॉस में ऐसी बातें होंगी, ध्यान में रखिएगा। डी हाइब्रिड क्रॉस में यह होगा। तो मेंडल ने कितने नियम दिए? तो 3 नियम, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, पृथक्करण का नियम दिया। और बच्चे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम क्या कहता है, जरा इस पर हम चर्चा कर देते हैं फिर से। ठीक है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, ठीक है बच्चे, कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशानुगति का एक साथ अध्ययन किया जाता है, तब प्रत्येक लक्षण अन्य लक्षणों से स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में वंशानुगत होता है। याद रखना बच्चे, यहां पर स्वतंत्र अव्यूहन का नियम में ही मैं पहले ही बता रहा हूं कि 2 या 2 से अधिक, एक नहीं बोल रहा हूं मैं बच्चे, एक लक्षण पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए कि कोई राउंड, ठीक है, राउंड अगर क्या है, आपको पी का दाना है और येलो कलर का है, तो ठीक है, दूसरा आपको क्या है? झुर्रीदार है और वो हरा कलर का है। जब उसमें क्रॉस होगा तभी जाकर के यह हर गुण जो है अपना सेपरेशन अलग अलग कर लेगा। हर गुण जो है अपने, ठीक है, जो गुण है उसको डिफरेंट, ठीक है, वो अलग अलग जनरेशन में अपने आप को प्रकट करने का प्रयास करेगा। तो ये ऑलवेज किस में होगा? तो 2, ठीक है, आपको दोहरे, ठीक है, गुणों वाले में ही होगा बच्चे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दोहरे गुण वाले में, यानी 2 या 2 से अधिक गुणों वाले, विपरीत गुणों वाले ही, ठीक है, आपको मटर के पौधे में इस तरह का, ठीक है, गुण प्रदर्शित होगा। और इसी को बोलते हैं डिहाइब्रिड क्रॉस बच्चे। तो स्वतंत्र अव्यूहन का नियम डिहाइब्रिड क्रॉस में मेनली
होगा बच्चे। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लगातार इसमें पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, बहुत सनी सिंह जी बहुत लाजवाब बेटा, एकदम रेगुलर रही है इसमें, ठीक है। चलिए, मेंडल ने, ठीक है, याद रखिएगा, गार्डन पी को, ठीक है, चुना था किसके लिए, तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या कह रहा, स्वतंत्र जीव जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव कौन है। ये देखिए, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। तो स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव, यहां देखिए साइनोबैक्टीरिया, ये जो है बेटा ये क्या है, तो ये जो है आपको प्रोकैरियोट्स है, एकदम ध्यान में रखिएगा, प्रोकैरियोट्स है। आपको विषाणु जो है, ठीक है, विषाणु को हम किस में रखते हैं, तो इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है किसको, तो बच्चे आपको विषाणु को कहा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हम लोग कहते हैं। जबकि माइकोप्लाज्मा बच्चे, माइकोप्लाज्मा इसको बोलते हैं पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, पीपीएलओ कहते हैं। तो यहां देखिए, सबसे छोटा जीव जो है आपको पता है, मैंने कई बार बताया है, सबसे छोटी कोशिका कौन होगी, तो माइकोप्लाज्मा होगा, जिसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, आंसर हो जाएगा इसका कौन बच्चे, तो माइकोप्लाज्मा होगा। ध्यान में रखिएगा, माइकोप्लाज्मा की खोज लुईस पास्चर ने किया था, किसने किया था, लुईस पास्चर ने किया था, ठीक है, लुईस पास्चर ने किया था, एकदम याद रखिए बच्चे। माइकोप्लाज्मा की खोज, इसकी खोज किसने की थी, तो एकदम ध्यान में रखिएगा, इसकी खोज इसकी खोज आपको क्या था नाम वैज्ञानिक का बच्चे, तो लुआन हॉक ने किया था, लुआन हॉक ने किया था, एकदम याद रखिएगा, लुआन हॉक ने इसकी खोज की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त होती है, देख लीजिए। ये देखिए लाजवाब आपको क्वेश्चन है, तो छोटी इलायची किससे प्राप्त होगा, तो बच्चे सबसे पहले आपको पता है कि छोटी इलायची में कार्डमम होना ही चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में इसका नाम कार्डमम होता है, खोज लीजिए इसमें। तो अगर देखिए एलेटेरिया कार्डमोमम, ठीक है, ये आपको आंसर हो जाएगा। पाइपर नाइग्रम से काली मिर्च प्राप्त होता है बच्चे। करक्यूमा लौंगा से लौंग प्राप्त होता है, लौंग प्राप्त होगा, लौंग प्राप्त होता है, एकदम याद रखिएगा, लौंग प्राप्त होता है। लेकिन ठीक है, आपको पाइपर नाइग्रम से मैंने क्या कहा, काली मिर्च प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, काली मिर्च। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि ये इलायची जो है ये अपने सुगंध के लिए जाना जाता है, सुगंध और तीव्र सुगंध होता है बच्चे, तीव्र सुगंध इसमें पाई जाती है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद भी है। ये एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट की भांति काम करता है। भोजन में किसकी भांति काम करेगा, भोजन में एंटीऑक्सीडेंट की भांति काम करता है बच्चे। आपके शरीर में जाकर के यह जो भी ठीक है आपको पदार्थ होते हैं उसके तो ऑक्सीडेशन में सहायता करता है बच्चे। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, ये इसे मसाला की रानी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मसाला की रानी भी छोटी इलायची को कहते हैं। तो ये सब ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। छोटी इलायची को मसाले की रानी कहा जाता है। देखिए एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये जो आपको वॉल्यूम 4 है, इसके प्रश्न सभी बच्चों को बनानी चाहिए, क्योंकि एकदम डिफरेंट वे में इस क्वेश्चन को रखा गया है बच्चे। चलिए ये देखिए, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। आत्रीय रसांकुरों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती है। सबको पता है आपको आत्रीय रसांकुर, थोड़ा सा इसको और एलेबरेट करते बच्चे। ये आपको छोटी आंत है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, छोटी आंत है। इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं बच्चे। और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको इसके आंतरिक दीवारों पर क्या होता है, तो विली नामक संरचना होती है। ध्यान में रखिएगा, विली नामक संरचना होती है। और ये विली जो है आपको खाद्य पदार्थों को अवशोषित करने का काम करता है, याद रखना है। यही विली जो है आपको क्या करेगा, ठीक है, आपको जो है अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाता है, यानी एब्जॉर्बिंग जो एरिया होता है उसको बढ़ाता है। और यही जो है वो आपको खाद्य पदार्थों के अवशोषण में भी सहायता करता है। अब एक तरफ से बात करते बेटा, अब देखिए, ठीक है, क्या अवशोषित नहीं करता है, तो बच्चे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अवशोषित नहीं करेगा। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अवशोषित नहीं करेगा, ग्लिसरॉल को यह अवशोषित नहीं करेगा। बाकी सबको यह अवशोषित कर लेगा बच्चे। ग्लूकोज को करेगा, लवण को करेगा, एमिनो एसिड को करेगा। यानी फैटी एसिड को आपको और भी पार्ट्स में टूट जानी चाहिए, तभी जाकर के यह उसको अवशोषित करेगा, अनलेस यह अवशोषित नहीं करेगा। याद रखना बच्चे, ठीक है। आपको ये आसानी से रक्तवाहिकाओं में घुलता नहीं है, यही कारण है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने की संभावना होती है। याद रखना बच्चे, ये अवशोषित होगा ही नहीं आपको, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके शरीर में क्या होगा, बढ़ जाता है। तो आंसर एकदम याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। आपको पता होगा कि खाद्य पदार्थों का
का जो पाचन है वो मुंह से शुरू होता है। कहां से शुरू होगा? मुंह से शुरू होता है। हाँ, केरल में पहले केरल में था, अभी हमको लगता है शायद महाराष्ट्र में है। चलिए, पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? ये देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। आपको पता है पी और एन दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, पी और एन। पी मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव की संख्या, पॉजिटिव जो है, ठीक है, पॉजिटिव होल्स की संख्या क्या होगी आपको? अधिक होगी। किससे? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के। एकदम ध्यान में रखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से अधिक होगा होल्स की संख्या। और यहां देखिए, यहां क्या होगा? एन मतलब क्या हुआ? निगेटिव हो गया बच्चे। एन मतलब क्या हो? निगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहां अधिक होती है। किससे? तो आपको होल्स से। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होगी किससे? होल्स की संख्या से। होल्स की संख्या से अधिक होगी, एकदम याद रखना बच्चे, ठीक है। पी मतलब पॉजिटिव मतलब होल्स की संख्या यहां अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है। तो बच्चे ये देखिए, लेकिन कह रहा पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में क्या सही है? तो बच्चे शुद्ध अर्धचालक, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध अर्धचालक उदासीन होता है। शुद्ध अर्धचालक क्या होगा? तो शुद्ध अर्धचालक क्या होगा? उदासीन होता है। और जब आप ठीक है, जब आप क्या करते हैं, आप के विभव प्राचीर आरोपित करेंगे, ठीक है, विभव प्राचीर आरोपित करेंगे, तभी जाकर के यह क्या होगा? तो आपको धनात्मक या ऋणात्मक होगा। सिंपली रूप से अगर बात करें तो यह उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। जब तक आपको बोलते पोटेंशियल बैरियर अप्लाइड नहीं होगा, तब तक यह क्या होगा? उदासीन ही रहेगा। जब पोटेंशियल बैरियर अप्लाइड कर देंगे तब यह क्या होगा? तो इसमें होल्स की संख्या अधिक हो जाएगी और आपको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है। याद रखना बच्चे, अर्धचालक मुख्य रूप से क्या? दो प्रकार के, एक बाह्य, दूसरा आंतरिक। बाह्य और आंतरिक। शुद्ध अर्धचालक को आंतरिक अर्धचालक कहते हैं और अशुद्ध अर्धचालक को क्या कहते हैं? तो आपको अशुद्ध अर्धचालक को हम क्या कहेंगे? जिसमें डोपिंग द्वारा हम उसके क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है आपको बाह्य अर्धचालक कहते हैं बच्चे, एक्सट्रिंजिक। और एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, पी और एन टाइप के। पी और एन टाइप के, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, पी और एन टाइप के होते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं बेटा। यहां देख लीजिए, फिर कह रहा उत्प्रेरक परिवर्तित करता है। बहुत अच्छी बात है बच्चे, उत्प्रेरक, वर्ड उत्प्रेरक, कैटलिस्ट किसने दिया था बच्चे? कैटेलिस्ट। कैटलिस्ट जो है शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्जिलियस ने किया था। बर्जिलियस ने किया था, ध्यान में रखिएगा, बर्जिलियस ने किया था कैटलिस्ट शब्द का प्रयोग, बर्जिलियस ने किया था। कैटलिस्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्जिलियस ने किया था। कैटलिस्ट क्या करता है? बहुत अच्छी बात है बच्चे, कैटलिस्ट क्या करेगा? तो कैटलिस्ट सबसे पहले आपको रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, रिएक्शन के रेट को घटा देगा, रिएक्शन के रेट को क्या करेगा? नियंत्रित कर देता है। यह एक काम और भी बहुत जबरदस्त करता है बच्चे, क्या? तो यह जो है आपको एक्टिवेशन एनर्जी, कौन सा एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है? घटा देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्या कर देगा? तो यह एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। तो अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा, अभिक्रियन की एंथैल्पी, अभिक्रिया की संक्रियन ऊर्जा, तो एक्टिवेशन एनर्जी है, यह एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? तो बच्चे परिवर्तित कर देता। बहुत बहुत लाजवाब प्रश्न है और आपको याद रखनी चाहिए कि यह एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? तो यह आपको घटा देता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, उत्प्रेरक घटा देगा, उत्प्रेरक एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आगे बढ़ रहे हैं। यहां देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। CH3 CH2O CH2 CH2 Cl में उपस्थित विषम परमाणु हैं बच्चे, उपस्थित विषम परमाणु ढूंढने के लिए कह रहा है। तो देखिए, जनरली हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, कार्बन और हाइड्रोजन तो आपको होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, विषम परमाणु याद रखना है, हाइड्रोकार्बन में सम परमाणु कौन होगा? हाइड्रोकार्बन में सम परमाणु होगा कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त, कार्बन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त, अतिरिक्त परमाणु, अतिरिक्त परमाणु ये कहलाएगा विषम परमाणु। याद रखिएगा, परमाणु विषम परमाणु कहलाता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। विषम परमाणु कहलाता है।
यहां ठीक है जो है एकदम डिफरेंट वे में, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि हमेशा जो रुक्मिणी प्रकाशन है उसके जितने भी गुरुजन लोग हैं वो मतलब एकदम क्या बोल रहे हैं, आपको डिफरेंट क्वेश्चंस रखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे यहां देखिए, ठीक है, आपको ऑक्सीजन और क्या हुआ, क्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए यह आपको क्या हुआ, विषम परमाणु है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा बच्चा। क्या होगा, डी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, कौन सा होगा, तो डी नंबर आपका आंसर होगा। एकदम याद रखना है बच्चे, एकदम याद रखिए इसको, क्या होगा, तो डी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चे, क्या होगा, तो आपका ये डी नंबर आंसर होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर देखते हैं हम लोग आगे क्या कह रहा है। भूपर्पटी में बहुत से तत्व उपलब्ध हैं, परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व, ठीक है, तत्व है बच्चे कौन है, तो यहां देखिए, मैं आपको बराबर आपको बताता रहता हूं कि बच्चे भूपर्पटी, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये ऊपरी परत है, इसी को बोलते भूपर्पटी, अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। और मेरे जितने भी बच्चे हैं लगभग बच्चों को ये अच्छे से पता होगा कि क्या किसमें इसमें क्या क्या होंगे। तो यहां देखिए क्या होगा बच्चे, अर्थ क्रस्ट में क्या क्या होगा, ओ सी अल फिक्का नक मग, ध्यान में रखिएगा। यहां देखिए ओ सी अल, ठीक है, ओ सी अल फिक्का नक मग होता है, फेका नक मग होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा। ओसीएल फिक्का नक मग, और ऑक्सीजन कितना 46.6%, सिलिकॉन कितना 27.7%, और ठीक है आपको एल्युमिनियम कितना, तो 8.1% होता है, फेरस कितना, तो 5% होता है। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे अधिक मात्रा में कह रहा है प्रचुरता में कौन पाया जाएगा, तो यहां देखिए फंसा दिया है, एल्युमिनियम और फेरस होगा, एल्युमिनियम और फेरस होगा। तो ऑक्सीजन सिलिकॉन पहले मैंने ढूंढा, नहीं है इसमें, तो उसके बाद कौन कौन होगा, एल्युमिनियम और फेरस मिल गया यहां पर, तो एल्युमिनियम और फेरस होगा। ध्यान में रखिएगा बेटा, सबसे अधिक मात्रा में आपके भूपर्पटी में ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आपको फेरस होता है। तो पहला धातु सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो एल्युमिनियम। दूसरे धातु क्या क्या है नाम बच्चे, तो फेरस है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा भूपर्पटी में। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटा कार्बन कार्बन आबंध पाया जाता है। देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है बच्चे। अब देखिए हीरा, हीरा आपको पता है बच्चे, हीरा जो है, हीरा टेट्राहाइड्रल होता है, चतुष्फलकीय संरचना होता है, सहसंयोजक बंधन होता है, और आपको यह भी पता होगा कि सहसंयोजक बंधन होता है इसमें, और आपको याद रखना sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चे, ठीक है। देखिए कितना लाजवाब प्रश्न है बच्चे, सबसे छोटा कार्बन कार्बन आबंध पाया जाता है। देख लीजिए बच्चे, आपको एकदम ध्यान में रखना है जो मैं बातें बता रहा हूं। अगर आप बात करेंगे कि ठीक है सबसे छोटा, यहां देखिए बॉन्ड लेंथ पर बात कर रहे हैं बच्चे, बॉन्ड लेंथ पर बात कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ पर बात कर रहे हैं, और बॉन्ड लेंथ जब भी चर्चा करते हैं तो सबसे ठीक है सबसे बड़ा किस में होगा, तो आपको ठीक है आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें सबसे छोटा, उसके बाद ठीक है डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। ये एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा किस में होगा, तो आपको सिंगल बॉन्ड में होगा, डबल बॉन्ड में उससे कम, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे छोटा होगा। अब यहां देख लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड कौन है, हीरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बच्चे, हीरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा बच्चे। बेंजीन, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब इथेन, इथेन में भी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अब क्या बचा, एसिटिलीन। देखिए एसिटिलीन में कौन सा, तो बच्चे आपको पता है C2H2 होता है, और आपको यह भी पता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही होगा, इधर इधर कर लीजिए बच्चे, इसी को बोलते हैं एसिटिलीन। तो आंसर क्या होगा, आपका डी नंबर होगा। क्या होगा, डी नंबर आपका आंसर होगा। देखिए कितना लाजवाब प्रश्न है बच्चे, ठीक है, एकदम ध्यान में रखना है आपको। क्या होगा, तो इसको थोड़ा सा हम और इलिब्रेट करते हैं बच्चे। 1.20 एंगस्ट्रम किसका होगा, ये देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। इसमें क्या पाया जाएगा, तो sp2, और इसमें क्या पाया जाएगा, sp3, और आपको पता होगा 1.2 एंगस्ट्रम होता है। 1.2 एंगस्ट्रम किसका, तो sp हाइब्रिडाइजेशन का, और 1.34 एंगस्ट्रम होगा बॉन्ड लेंथ किसका, sp2 का बच्चे। 1.34 एंगस्ट्रम हो गया, 1.34 एंगस्ट्रम, और आपको sp
sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितना एंगस्ट्रम होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा 1.54 एंगस्ट्रम होगा, 1.54 एंगस्ट्रम होगा, 1.2, 1.34, 1.54 एंगस्ट्रम होता है बच्चे। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, तो एसिटिलीन। देखिए लाजवाब प्रश्न है, यहां देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, बहुत अच्छा बात है बच्चे। इस तरह का प्रश्न पिछले बार पूछा गया था। सबसे पहले ये मान लीजिए SF6 अष्टफलकीय होगा, ज्यादा हम दिमागे नहीं लगाएंगे। क्या होगा, SF6 का अष्टफलकीय संरचना होती है, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अब देखिए PCl5 इसमें त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय यानी ट्रायगोनल बायपिरामिडल होता है बच्चे। तो ये त्रिकोणीय प्लानर होता है, त्रिकोणीय ठीक है प्लानर, ठीक है ट्रायगोनल प्लानर स्ट्रक्चर होगा। फिर देखिए यहां पर BF3 आइए, एकदम नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, इसको पूछेगा क्वेश्चन, ब्रोमीन टेट्राफ्लोराइड, ब्रोमीन ठीक है पेंटाफ्लोराइड वर्ग पिरामिडीय होता है, वर्ग पिरामिडीय ठीक है, और BF3 त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या मैं बताया, SF6 ये एकदम याद रखिए ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है बच्चे, ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, संकरण कहा जाता है। चलिए अब देखिए SF6 क्या हो गया, sp3d2, sp3d2 होता है, sp3d2 होता है, SF6 sp3d2। PCl5 क्या होगा, PCl5 sp3d, sp3d एकदम ध्यान में रखिएगा, sp3d होगा, और PCl5 sp3d होगा, sp3d होगा। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या आ जाएगा बच्चे, ऑप्शन में क्या आएगा, तो 1 का ठीक है, 1 का 2, 1 का 2 देखिए कहां पर है, 1 का 2, तो इसी में ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम ध्यान में रखना है बच्चे, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किससे कृत्रिम रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आपको पता है झील को कृत्रिम नहीं बच्चे, वन कृत्रिम नहीं बच्चे, गार्डन कृत्रिम, तालाब कृत्रिम। देखिए क्या होगा, ठीक है, आपको यहां पर अगर हम बात कर ले कि कृत्रिम कौन होगा, तो एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, कृत्रिम कौन होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आपको तालाब भी कृत्रिम नहीं होता, गार्डन आपका क्या होगा, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होगा, गार्डन आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जिसको हम लोग खुद ब खुद डेवलप करते हैं अपने क्षेत्र में, अपने विशेष जगहों पर हम लोग डेवलप करते हैं बच्चे, याद रखिए। गार्डन पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। और यह भी ध्यान में रखना है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऑर्थर टॉन्सले ने किया था, ऑर्थर टॉन्सले ने किया था, याद रखना बच्चे, टॉन्सले ने किया था। चलिए नहर की एक जलग्रीवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि को की ढलान के विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। चलिए बच्चे, उसे उत्थान प्रणाली कहा जाता है। जनरली नहर प्रणाली होगा बच्चे, नहर प्रणाली या उत्थान प्रणाली कहा जाता है। तो ये आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसमें आ गया है। चलिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉनस्टिक कुकवेयर बनाने में करते हैं। आपको पता होगा बच्चे, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का उपयोग नॉनस्टिक कुकवेयर बनाने में करते हैं, पॉलीस्टाइरीन कपड़ा बनाने में करते हैं, पॉलीथिलीन बच्चे ये पॉली बैग बनाने में, पॉली बैग बनाने में, पॉली बैग के निर्माण में करते हैं। जबकि ठीक है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी का उपयोग हम लोग करते हैं किसमें, तो बच्चे पीवीसी का उपयोग पाइप बनाने में करते हैं, पाइप बनाने में करेंगे, एकदम ध्यान में रखना है, पाइप बनाने में करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रक्तचाप ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति का नियंत्रण कौन करता है, तो बच्चे ये करता है पोंस वेरोलाई, पोंस वेरोलाई, पोंस वेरोलाई, एकदम ध्यान में रखिएगा। रक्तचाप ये देखिए श्वसन दर का नियंत्रण करता है, ध्यान में रखिए बच्चा, श्वसन दर का नियंत्रण कौन करेगा, पोंस वेरोलाई करेगा। श्वसन दर, यहां पर कंफ्यूजन होता है, श्वसन दर का नियंत्रण पोंस वेरोलाई करेगा, जबकि यहां पर रक्तचाप बोल रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा करेगा बच्चे। सेरिब्रम ये बुद्धि विवेक ज्ञान का नियंत्रण करेगा, बुद्धि विवेक ज्ञान का नियंत्रण करता है, बुद्धि विवेक ज्ञान का नियंत्रण करता है। जबकि मोटर एक्टिविटी जो है आपको शरीर की गति का नियंत्रण कौन करेगा, शरीर की गति का नियंत्रण करता है कौन, तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, यह नियंत्रण करेगा सेरिबेलम। चूंकि रक्तचाप दिया हुआ है इसीलिए मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा, लेकिन श्वसन दर की बात करें तो पोंस वेरोलाई होगा। बुद्धि विवेक की बात करें सेरिब्रम, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन होगा, तो सेरिब्रम ही होता है। तो एकदम ध्यान में रखना है बच्चे, बहुत बहुत लाजवाब है ये। चलिए आगे देखते हैं,
बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार मलेरिया का लक्षण है। बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार आना मलेरिया है। मलेरिया किसकी द्वारा होता है बच्चे? तो आप सभी बच्चों को पता होगा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। और इसमें मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है, भाग लेता है बच्चे। मादा एनोफिलीज मच्छर भाग लेगा। और बच्चे इसमें क्या होता है? क्विनीन दवाई दिया जाता है। पहले सिंकोना के छाल से क्विनीन प्राप्त होता था, लेकिन अब जो है आपको क्या दिया जाता है? तो बच्चे आजकल, ठीक है, हम लोग क्लोरोक्विन का प्रयोग करते हैं। पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, पॉलीमेलिटस वायरस से होता है। डायरिया, आपको ये जो है डायरिया जो है या दस्त होता है, इसमें रेबीज जो है रेबडो वायरस की वजह से होता है, और कुत्ता वगैरह के काटने से रेबीज होता है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, बराबर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, चेचक किस वायरस के कारण होता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। चेचक, ठीक है, वेस्ट नाइल वायरस से तो नहीं होगा, क्योंकि निपाह वगैरह होता है इससे, ठीक है। वेरिसेला, हाँ बच्चे, यही इसी से वायरस से होगा। राइनो वायरस से सर्दी जुकाम होता है, एकदम याद रखिएगा। सर्दी जुकाम, जो सामान्य सर्दी जुकाम होता है, ठीक है, आपको वो क्या होगा? तो राइनो वायरस की वजह से होता है। और हर्पस सिंप्लेक्स से बच्चे हर्पिस रोग होता है, हर्पिस रोग होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। वेरिसिला वायरस होगा, वेरिसिला वायरस होगा, वेरिसिला वायरस होगा। बच्चे एड्स, एचआईवी, ठीक है, डेंगू ज्वर अरबो वायरस, पोलियो पॉलीमेलिटस वायरस, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस, छोटी माता वेरिसिला वायरस, खसरा, ठीक है, मोरिबिली वायरस, खसरा मोरिबिली वायरस, बर्ड फ्लू H5N1 वायरस, स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस, रेबीज रेबडो वायरस, हर्पिज वायरस। तो ये सब ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए, सिग्मोइड कोलन किसका भाग होता है? बच्चे बड़ी आंत आपने देखा है, देखा होगा आपने, और आपको इस तरह की संरचना होती है बड़ी आंत। ये देखिए इस तरह का क्या क्या होगा? तो आपको मैंने कई बार बताया, सिक्कम कोलन, बच्चे सिक्कम कोलन और रेक्टम, ये तीन भाग होते हैं। सिक्कम कोलोन और रेक्टम, ये तीन भाग मुख्य रूप से बड़ी आंत के होते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है क्या करना बच्चे? तो यह जो है केवल जल का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण करेगा। सिक्कम कोलन और रेक्टम, सिक्कम कोलन रेक्टम, सिक्कम कोलन रेक्टम, एकदम ध्यान में रखिएगा। तो सिग्मोइड कोलन किसका भाग हो गया? तो बड़ी आंत का भाग हो गया। जबकि छोटी आंत क्या होता बच्चे? इलम, झेझनम, इलम, ड्यूडेनम, झेझनम और इलम। ये देखिए ये तीन भाग होता है। ड्यूडेनम, ठीक है, झेझनम और इलम, ये तीन भाग होता है। और खाद्य पदार्थ का मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वह कहां पाचन होता है? तो वह आपको छोटी आंत में ही पाचन होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अच्छी बात है बच्चे, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। पहले है कौन? EMW है। कौन कौन है बच्चे? EMW है। कौन कौन है? तो सबसे पहले आपको पता है गामा, एक्स, यूवी, भी, भी मतलब विजिबल दृश्य प्रकाश, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, गामा तो गामा किरण, एक्स तो एक्स किरण। बच्चे अब देखिए ये IR अवरक्त किरण, फिर देखिए M माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, इतने आपको विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन नहीं है? EMW नहीं है। बार बार मैं बताता रहता हूं बच्चे ये क्वेश्चन, EMW नहीं है। कौन कौन? तो सबसे पहले कैथोड किरण, कैथोड रेज, फिर देखिए एनोड रेज, एनोड रेज, फिर देखिए क्या बच्चे? कैथोड, एनोड, फिर क्या आपको कॉस्मिक रेज, फिर आपका ध्वनि तरंग, ये ध्यान में रखिएगा। तो एक्सरे है, इंफ्रारेड है, सूक्ष्म तरंग है, एनोड किरण नहीं है विद्युत चुंबकीय तरंग, एनोड किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, एकदम ध्यान में रखना है बच्चे, बार बार पूछेगा आपसे। चलिए आगे देखते हैं, कारक केकड़े डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। केकड़ा आप लोग जानते होंगे बच्चे, बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। केकड़ा जो है, ठीक है, वो मिट्टी खाता है। कौन खाएगा? तो मिट्टी खाता है। और यह ऑर्थोपोडा, ठीक है, श्रेणी में आता है, ऑर्थोपोडा श्रेणी में आता है बच्चे, ऑर्थोपोडा में आएगा। केकड़ा किस वर्ग में आएगा? तो ऑर्थोपोडा में आता है, ऑर्थोपोडा में आता है। निडेरिया, आपको पता है बच्चे कि ऑर्थोपोडा के जंतुओं पर संधि, ठीक है, संधि युक्त होता है। और अगर मोलस्का की बात करें तो मोलस्का में क्या होता है? बाहर एक मोटा सा आवरण होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चे बाहर एक आवरण होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बच्चे आपका जो निडेरिया है, निडेरिया आपको पता होगा अच्छे तरीके से बच्चे कि निडेरिया संघ के जंतु हाइड्रा निडेरिया, या ठीक है हाइड्रा किस संघ में आता है? तो निडेरिया संघ में आता है, एकदम याद रखिएगा। केकड़ा गिल्स के द्वारा सांस लेता है। केकड़ा कीटों में, जो आपको ऑर्थोपोडा श्रेणी है इसमें कीट आते हैं, कीटों में 6 पाद और 4 पंख भी पाए जाते हैं बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे, डैश एक एक्टिनोइड नहीं है, एक्टिनोइड नहीं है बच्चे। कौन कौन? थोरियम, ठीक है, टर्बियम, फर्मियम,
फर्मियम, फर्मियम, फर्मियम और ठीक है नोबेलियम। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्टिनाइड। पहले तो ये जान लेते हैं एक्टिनाइड क्या है। तो बच्चे 5F ब्लॉक एलिमेंट्स याद रखना है, 5F ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। 5F ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। और यह रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बच्चे। और याद रखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। और 89 से परमाणु संख्या 89 से 103, 89 से 103 वाले तत्व क्या होंगे, तो आपको ठीक है एक्टिनाइड्स में आते हैं या एक्टिनोइड्स में आते हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं बेटा, क्या बात कर लेते हैं, कौन एक्टिनोइड्स में नहीं होगा, तो टर्बियम एक्टिनोइड्स नहीं है, क्योंकि टर्बियम की परमाणु संख्या 65 है बच्चे, टर्बियम की परमाणु संख्या 65 है। थोरियम 90 है, ध्यान में रखिएगा। नोबेलियम, 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 ध्यान में रखिए बच्चे, नोबेलियम, नोबेलियम, ठीक है नोबेलियम। नोबेलियम भी आपको क्या है, तो नोबेलियम भी आपका जो है वह ठीक है कौन सा धातु है, तो एक्टिनोइड्स है, एक्टिनोइड्स है बच्चे। 5F ब्लॉक के तत्व प्रायः एक्टिनोइड्स होते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ने, विद्युत बल में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सा भरा जाता है, पहले तो आर्गन खोजेंगे बच्चे। विद्युत बल में आर्गन गैस नहीं मिला तो नियोन गैस, नहीं मिला तो आपको नाइट्रोजन गैस खोजिए इसमें, ठीक है। पहले आर्गन नहीं मिला, फिर नियोन, तो नियोन नहीं मिला, फिर नाइट्रोजन गैस होगा बच्चे। ऑक्सीजन तो ऑक्सीकृत हो जाएगा, बहुत डेंजरस होगा। हाइड्रोजन ये खुद ब खुद जलने लगता है, फट जाएगा बल्ब बच्चे तुरंत। क्लोरीन ये बहुत विषैला गैस होता है, नहीं भरा जाता है। नाइट्रोजन भरे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं होता है तो उसके कारण रुक जाती है। किसके कारण रुक जाती है, तो घर्षण के कारण रुक जाएगा बच्चे, घर्षण के कारण वह वस्तु रुक जाएगा बच्चे। घर्षण क्या होता है, तो घर्षण वह बल है जो दो वस्तुओं के गति का विरोध करता है। याद रखिएगा, यह दो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है, यह वस्तुओं के गति का क्या करता है, विरोध करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, दो वस्तुओं के संपर्क तल पर लगने वाला बल होता है जो एक दूसरे की गति का विरोध करेगा बच्चे। आवेग क्या होता है, तो आवेग, आवेग आई बराबर होता है बल गुना सूक्ष्म समय, बल गुना सूक्ष्म समय होता है। घर्षण ये क्या है, तो बच्चे असंरक्षी बल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और यह जो है आपको दो वस्तुओं के संपर्क तल पर लगेगा और हमेशा वस्तुओं के गति का विरोध करता है। चलिए देखते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है बच्चे। लिथियम परमाणु संख्या कितना, तो 3, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम परमाणु संख्या कितना, तो बच्चे परमाणु संख्या 11, अंतिम कक्षा में क्या होगा, 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। पोटेशियम ये भी ठीक है आपको 19 परमाणु संख्या, अंतिम कक्षा में 2, 8, 8 और 1। ये देखिए अंतिम कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे क्षारीय, ठीक है, मृदा धातु, गलत बात है बच्चे। इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, बनाते हैं बच्चे, ऑक्साइड बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। याद रखिए धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। यह अक्रिय तत्व है, गलत बात है। अक्रिय तत्व में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन आता है। क्रिप्टन, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन आएगा, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं, किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों पर कभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, तो मेंडलीफ ने किया था बच्चे। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में बहुत सारा खाली स्थान छोड़ दिया था जो नए तत्वों के आविष्कार को प्रभावित कर रहा था बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया। न्यूलेट्स ने अष्टक नियम दिया था। डिबोरेनर ने क्या किया था बच्चे, इन्होंने त्रिक नियम दिया था। मोसले ने क्या किया, तो मोसले ने याद रखना परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। चलिए देखिए, धातुओं के तार का प्रतिरोध होता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध क्या होगा, लंबाई का समानुपाती, 1 नंबर। प्रतिरोध ठीक है चालक तार के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, दोनों को मिला देते हैं। R बराबर रो L बटे A होता है। रो जहां क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध, क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है बच्चे। एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या होगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी कहलाता है। इसकी लंबाई के व्युत्क्रम, गलत बात है, ठीक है। इसकी लंबाई और अनुप्रस्थ, गलत बात है। इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे।
देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? बच्चे ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग है। ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। लॉन्गिट्यूडनल आपको क्या है? तो बच्चे मैकेनिकल वेव है। अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य तरंग है। सूक्ष्म तरंग, एक्स किरण और रेडियो तरंग, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बराबर मैं बोल रहा हूं कि आप लोग इस सेट को निश्चित रूप से बना लीजिए। यकीन मानिए ये सेट इतना लाजवाब है कि मुझे भी बहुत मजा आता है इसको बनाने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको, और 12 सेट है इसमें, मैं खत्म कर दूंगा बहुत जल्दी। चलिए बच्चे, लेकिन आपको साथ साथ चलना है, खूब मन लगा करके पढ़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए रुक्मिणी प्रकाशन के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।